तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम ये हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड, चाहे एनिमल हो चाहे हम लोग हो, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है ना, हमारे बॉडी में कैसे ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन होता है, इन सभी के बारे में इसमें देखेंगे हम लोग एक नोट्स के फॉर्म में, जिसे आप भी इसको नोट कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस स्पेशल है, साइंस स्पेशल में बायो का स्पेशल है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको छूटेगा और हर एक चीज़ कवर हो रहेगा। तो पहला है कि आखिर जैसे बताए, टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नोन एज एंजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं, है ना। आपसे बार बार ये पूछा जा सकता है कि एंजियोलॉजी क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो हो गए वो फादर ऑफ हमारे एंजियोलॉजी हो गए। ठीक, सही है। विलियम हार्वे जो हो गए वो हमारे हो गए फादर ऑफ एंजियोलॉजी। पहले पूछा जा सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंजियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है इनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि इनके मतलब इन्होंने ही खोज किया इस सब के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा बताया। सर्कुलेटरी ऑर्गन, आखिर कौन कौन से ऑर्गन हैं जो बॉडी में इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला है ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। ये चारों जो है ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इन्हीं के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में होता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके का होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके, एक ओपन सर्कुलेटरी से एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो होगा, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड इनटू अ कैविटी वेयर इट सराउंडेड द ऑर्गन एंड देन रिटर्न टू द हार्ट थ्रू ओपनिंग। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जाहिर सी बात है ये ओपन होगा, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो खून है यहाँ से आया, ठीक है, आया और यहाँ पर ये ओपन है। इस एरिया मतलब ये जो एरिया है ये खुला हुआ है, यहाँ से फिर इसमें ऐसे लौट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन के पास ये खुला हुआ एरिया है सेल्स के पास, तो फिर खून यहाँ आता है, निकलता है, फिर उसके बाद ऐसे जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि पूरी तरीके से ये क्लोज है ना, मतलब खून यहाँ से भले डिफ्यूज़न से जाएगा या डिफ्यूज़न से ही जाएगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस से वैसे वो अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा, CO2 ऑक्सीजन जो भी है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पूरी तरीके से क्लोज पाइप है, ठीक है। तो यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया? इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाई अ हार्ट थ्रू वेसल्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेसल्स, एंड डज नॉट नॉर्मली फील द बॉडी कैविटी। और ये बॉडी के कैविटी को फील नहीं करता है। बॉडी कैविटी का मतलब क्या? कैविटी का मतलब ये होता है, आपने वो टूथपेस्ट में देखा होगा प्रचार में, डेंटिस्ट वाले में, कि क्या आपके दांतों में कैविटी है। तो कैविटी का मतलब होता है खोखलापन। जैसे मान लीजिए कोई जगह है ना, अगर इस जगह में यहाँ पर ऐसे ऐसे खोखलापन हो गया तो ये कैविटी हो गया। तो मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये, जैसे यहाँ पर ये कैविटी की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये खून जो है कैविटी में भर जाता है ऑर्गन में, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये पाइप के थ्रू ही सिर्फ सर्कुलेट होते रहता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम ह्यूमन, एनिमल्स, हम लोग के अंदर जो है वो ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। वहीं पर कॉकरोच, ऑक्टोपस, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, स्नेल, ये सब जो है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसलिए इसको कहीं से भी काटिएगा तो खून बहुत ज़्यादा ही निकलने लगेगा इस सब में, है ना। वहीं पर ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस में वेसल्स होते हैं, कैपिलरी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, आई होप आप ये समझ गए होंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं जो पहला हम लोग का पार्ट है, ब्लड। ब्लड क्या है भैया? तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड के स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। हेमेटोलॉजी भी कर देते हैं, तो हेमेटोलॉजी, ब्लड के स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड स्पेशलाइज्ड आर नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। जो ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट मतलब हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, तो ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी। अभी बताइए, अच्छा आपसे सवाल पूछते हैं कि अभी जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते थे? एंजियोलॉजी, है ना। एंजियोलॉजी उसको सिस्टम को बोलते थे, है ना। और फादर थे कौन? विलियम हार्वे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखे थे
जो फादर है वो कौन है, विलियम हार्वे। चलिए ठीक है, तो ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजिस्ट जो हो गया वो ब्लड के स्पेशलिस्ट होगा। अब आइए, जो ब्लड है ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन एंड फाउंड्स इन लिक्विड स्टेट। ब्लड जो है जाहिर सी बात है एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, मतलब एक ब्लड जो है फ्लो होता है कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करता है, जाहिर सी बात है पूरे बॉडी में आपको ऊपर से नीचे तक कौन ले जा रहा है किसी भी चीज़ को, यानी कि कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये पूरे ऑर्गन्स को एक तरह से कह सकते हैं कनेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ ब्लड और क्वालिटी नहीं होगा, क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, क्वांटिटी, ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए क्वांटिटी जो है मेल में अगर बात किया जाए तो 5.5 से 6.5 लीटर तक खून होता है मेल में 5.5 to 6.5 तक खून होता है, वहीं पर फीमेल में 5 से 5.5 तक खून होता है। देखिए आप कहिएगा मेल में खून, मेल और फीमेल दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी इसमें खून ज़्यादा है और इसमें खून कम क्यों है? देखिए फीमेल्स में मतलब कारण से, क्योंकि इन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते रहती है जिसके कारण से इनके ब्लड जो है वैसे भी कम रहते हैं और फॉर्मेशन बढ़ते भी हैं, लेकिन यही रीज़न है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण इनमें ब्लड जो है कम होती है, और मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेल्स में पूरे 5.5 to 6.5 लीटर खून होते हैं, है ना। ये एक नॉन एडल्ट एज की बात हो रही है ना, 18 to 24, 25 इस तरीके से। आप सोचिएगा कि एक 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, उसमें नहीं, इसमें नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी कि मेल्स में खून वैसे भी ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में से खून खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि फीमेल्स जो है वो खून पीती हैं। जस्ट ओके। अब आइए देखिए, ब्लड जो है एवरेज जो है 7% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। ब्लड का जो एवरेज वेट है मतलब 7%। अगर मान लीजिए कोई आदमी 100 kg का है ना, एक आदमी अगर 100 kg का तो उसमें 7 kg ब्लड है। आप कहिएगा सर 7 kg ब्लड तो लीटर में होगा, हाँ लेकिन समझिए तौलते भी तो है ना, अगर वेट के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 7%, यानी कि अगर 100 kg का एक पर्सन है तो उसमें 7 kg ब्लड है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज़ 38 डिग्री सेल्सियस। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो 7.45 होता है, यानी कि ये क्या है, एसिड है कि बेसिक है, आप खुद जान जाइए। ये बेसिक होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूट्रल 7 होता है, इधर आएगा तो एसिडिक हो जाएगा और इधर आएगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7.45 7 से ज़्यादा है। नेचर ऑफ ब्लड जो की बात करेंगे तो ये बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, जैसी बात है। अभी हम लोग देखें कि 7.45 तो बेसिक ही होगा। 1 यूनिट ऑफ ब्लड इक्वल्स टू 250 to 350 ml ऑफ ब्लड। अब देखिए आप सुने होंगे कि उसने 1 यूनिट खून दे दिया, तो 1 यूनिट खून दे दिया का मतलब क्या, वो लगभग 250 से 350 ml खून को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। 2 यूनिट खून दे दिया, 2 यूनिट में भाई 350 का डबल्स कर दीजिए, यानी कि 700 ml खून दे दिया, डोनेट किया। To prevent from clotting blood in blood banks, 2 chemicals are mixed in blood: calcium oxalate and calcium citrate। देखिए ब्लड, अगर मान लीजिए ब्लड बैंक में रखेंगे, ब्लड बैंक मतलब जब आप डोनेट करेंगे ब्लड को, तो जो ब्लड को जिस पाउच में या जिस स्थिति में रखा जाता है उसमें 2 केमिकल मिलाया जाता है, एक कैल्शियम ऑक्सीलेट और एक कैल्शियम सिट्रेट। जस्ट क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो क्या नहीं हो, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो। क्लॉट का मतलब होता है जमना, है ना। ब्लड जो है जम नहीं जाए क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ह्यूमंस की बॉडी में तो अब जब तक खाते हो तब तक बनते रहता है, लेकिन जब उसको पैकिंग किया जाता है, ब्लड बैंक में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उसमें 2 केमिकल मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। देखिए मानव में यानी कि ह्यूमंस में ब्लड आखिर बनता कहाँ है भाई, तो ब्लड जो है वो बनता है आपको बोन मैरो में, है ना। रेटिंग सही है। ब्लड जो है वो बोन मैरो में आपका बनता है, ठीक है, अच्छी बात है। कैसा कलर है, ये ज़्यादा अच्छा है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये सर ठीक है, चलिए अच्छा ये सही है। ब्लड जो है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, अच्छी बात है। बोन मैरो क्या होता है, ठीक है, हड्डी होता है, जो हड्डी के बीच में एक सब्सटेंस होता है ना, हड्डी में ही हम लोग का ये जो ब्लड है वो बनता है ना। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हेमेटोपोइसिस, है ना। हेमेटोपोइसिस जो है
ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग, जैसे ब्लड जिस प्रोसेस से बनता है उसको हेमेटोफोसिस बोलते हैं। देखिए हेम का मतलब ये होता है मतलब ब्लड, जहाँ भी हेम से रिलेटेड है यानी समझिए कि ब्लड से रिलेटेड है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि हेम का मतलब ये आयरन भी होता है आगे चल के। देखिए ब्लड का जो कलर है वो रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है किसके कारण से, क्योंकि उसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो ब्लड का जो कलर है वो रेड है। हेम का मतलब ये होता है आयरन कंपाउंड। तो देखिए जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में बॉडी है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, अभी हमने पहले भी बताया था। हीम का मतलब आयरन कंपाउंड होता है जिसमें Fe+2 यानी कि फेरस स्टेट का होता है। Fe का मतलब आयरन होता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए Fe2 के कारण ये रेड नहीं है, जब ये आयरन Fe2 ये जो है, जब ये जो Fe2 हो गया, ये जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, है ना, तब ये जाके ये आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। और ग्लोबिन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक। ब्लड में प्रोटीन भी होगा, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। यानी कि आपको ये चीज़ समझना है कि हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है, हेम का मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब आयरन में कौन सा है, तो Fe2+ है, और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये रेड कलर का अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब देखिए जो ब्लड है वो दो तरीके से, हम लोग के वेन में आप लोग नस में देखे होंगे कि एक तो तनी हरा टाइप का नस दिखेगा, किसी किसी ब्लू भी दिखता है ना, थोड़ा सा किसी का थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, लेकिन जनरली आपको लगेगा ना कि आपका नस हरा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो एक ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है और ये प्योर ब्लड कहलाएगा, और ये इसमें रेड कलर रहेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जो हमारा ये आयरन है वो रिएक्शन कर लिया है, ठीक। वहीं पर देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और इसको हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और इसमें ब्लड में किसकी मात्रा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, और ये ब्लू या डार्क ब्लू कलर का होता है, ब्लू या डार्क ब्लू। तो इसीलिए जब भी आप लोअर क्लासेस में या देखते होंगे तो उसमें एक जब सर्कुलेटरी सिस्टम का फोटो बनता है तो एक वेन्स जो है रेड से दिखते हैं और एक जो है आपको ब्लू से दिखते हैं। तो ब्लू का मतलब होता है वो एक्चुअली ब्लू ही होता है, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आयरन्स में रहेगा तो इसका कलर रेड नहीं रहता है, ये ब्लू ही होता है। लेकिन हम लोग को, लेकिन बॉडी के बाहर से कभी कभी ये ग्रीन भी अपीयरेंस होता है ना, वो लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो देखिए तो एक तो हो गया रेड कलर क्योंकि ऑक्सीजन जब रहता है, और जब CO2 उसमें रहेगा तो ये ब्लू और डार्क कलर का होगा, ठीक है। जो देखिए जैसे कलर ऑफ ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब सोचिए ऑक्टोपस का जो खून है वो कैसा है, ब्लू है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोसिनिन पिगमेंट पाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है यानी कि आयरन से, उसी तरीके से हीमोसाइनिन होता है जिसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है ना। तो हीमोसाइनिन के कारण से ये ब्लू कलर का ऑक्टोपस का खून होता है। सोचिए हम लोग में रेड है, उसमें ब्लू है। कॉकरोच का वहीं पर बात करें तो कॉकरोच का खून वाइट कलर का होता है ड्यू टू लिम्फ पिगमेंट पिगमेंट के कारण से कॉकरोच का जो खून है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसलिए कॉकरोच को आप मतलब कभी कभी पैर पे चढ़ जाइएगा, उसके ऊपर चढ़ जाइएगा तो वो जो है उसमें से खून नहीं निकलेगा, है ना, वाइट कलर का एक सब्सटेंस निकलेगा। तो हम लोग को लगता है कि उसमें खून नहीं है, लेकिन खून है, लेकिन वो खून किस कलर का है, वाइट कलर का है, हीमोलिम्फ के कारण। हीमोग्लोबिन यूनिट इन ह्यूमन बॉडी। हीमोग्लोबिन आखिर जो ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ठीक है ना। वो ब्लड की बात हो रही थी जो कि 5.5 to 6.5 थी, है ना। और लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन की बात होगी, यानी कि जो मतलब आरबी से एक तरह से कह सकते हैं वो कितना होता है लगभग। तो मेल में अगर बात करें तो 14 से 16 ग्राम पर DL का मतलब होगा डेकालीटर। तो हर 100 लीटर में, हर 100 ml में खून जो है वो इतना 14 से 16 ग्राम हो जाएगा। हाँ, तो हम देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन जो है वो यूनिट हीमोग्लोबिन आखिर कितना होता है ह्यूमन ब्लड में, तो 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। डेसीलीटर का मतलब हो गया लगभग 100 मिलीलीटर, ठीक है ना।
तो 100 मिलीलीटर में अगर बात करें तो कितना होता है भाई, 14 से 16 ग्राम तक मेल में हीमोग्लोबिन होता है और 10 से 12 ग्राम फीमेल में होता है ब्लड में। ठीक है, देखिए फीमेल में यहाँ भी कमी है, हमने पहले भी बता दिया क्यों। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस तरीके से पर डेसीलीटर में पाया जाता है। 1 डेसीलीटर में पर डेसीलीटर 14 से 16 ग्राम और 10 से 12 ग्राम फीमेल्स में। हीमोसाइटोमीटर जो है ये यूज़ किया जाता है ब्लड सेल को काउंट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि ब्लड के जो सेल हैं उसको काउंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हीमोसाइटोमीटर जो है वो काउंट किया जाता है इससे ब्लड के सेल कि उसमें ब्लड में कितने सेल हैं। अब आइए देखिए कि ब्लड जो है वो 2 तरीके के पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट है सॉलिड पार्ट और एक पार्ट है लिक्विड पार्ट। तो ब्लड जो है 2 पार्ट से बना हुआ है, एक सॉलिड पार्ट जिसको हम लोग ब्लड सेल बोलेंगे, लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलेंगे। 45% ऑफ ब्लड जो है वो ये ब्लड सेल से बना हुआ है और 55% जो ब्लड है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल क्या होता है, सबके बारे में देखेंगे। देखिए ब्लड सेल में आ गया आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों जो हैं आपके ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी जैसे यहाँ खून का फोटो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि ये जो है ये पूरे ब्लड सेल आरबीसी हो गया। ये वाइट ब्लड सेल आपको दिख रहा है गोल वाला, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब प्लेटलेट हैं। ठीक है, ये तो रेड ब्लड सेल हो गया, ये वाइट ब्लड सेल हो गया, और ये सब जो छोटे छोटे टाइप हैं ये प्लेटलेट हैं। सबके फंक्शन सब देखेंगे। और ये जो पीला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लाज्मा, है ना। ये जो पीला पीला पार्ट दिख रहा है आपको ये है प्लाज्मा। ठीक, तो ये जो खून में हम लोग देख सकते हैं ब्लड वेसल है, खून में देखिए पूरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और भी प्रोटीन, फैट सब चीज़ है। और ये लिक्विड पार्ट आपका प्लाज्मा है। लिक्विड पार्ट जैसे ये एक तरह से पानी है ना, और पानी में जैसे बोट्स तैरते हैं उसी तरीके से ये प्लाज्मा में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब फ्लो होते हैं। तो आरबीसी की बात करें अगर हम, तो आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल 99% होता है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा बात की जाए तो आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, फिर उसके बाद आता है वाइट ब्लड सेल, फिर आता है प्लेटलेट। सबके बारे में अब बारी बारी से देखते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, हमने पहले भी बताया। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा का जो वेग है 55% ऑफ द टोटल ब्लड। अगर ब्लड में समझिए कि 100 लीटर या 100 केजी ब्लड है तो उसमें से 55 केजी जो है प्लाज्मा है ना। 45% क्या था, सेल्स था। कलर ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा का जो कलर है वो लाइट पेल येलो कलर का होता है ना, लाइट पेल येलो कलर का। यहाँ भी आप फोटो में देख सकते हैं ये येलोइश टाइप दिख रहा है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। देखिए पिगमेंट का अलग अलग, क्लोरोफिल याद कीजिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसमें वो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से वो ग्रीन कलर का दिखता है। वहीं पर अभी ब्लड में बात किए तो हीमोग्लोबिन था पिगमेंट, और यहाँ पर बिलिरुबिन पिगमेंट है। बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण ये पीला कलर का होता है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन कॉज जॉन्डिस डिजीज। अगर बिलिरुबिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। और जॉन्डिस में क्या होगा, जॉन्डिस में एक पर्सन की क्या होगी, पर्सन्स की आंखें पीली हो जाएंगी, आंखें पीली, बॉडी पीला होने लगेगा, है ना। क्योंकि बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में सीक्रेट होगा। और बिलिरुबिन बनाता कौन है, तो बिलिरुबिन जो है वो लीवर ऑर्गन बिलिरुबिन को बनाता है। आपने जॉन्डिस पेशेंट को देखा ही होगा, वो पीले पीले स्किन हो जाते हैं और आंखें भी, आँख के नीचे जो है वो रेडनेस गायब हो जाते हैं और वो पीला हो जाता है, यानी कि उसमें बिलिरुबिन हो गया, यानी कि उसी को बोलते हैं कि उसको जॉन्डिस हो गया। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन कौन बनाता है, लीवर ऑर्गन। और अब आइए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है उसमें क्या चीज़ से बना हुआ है, प्लाज्मा में क्या क्या बना हुआ है, तो प्लाज्मा में वाटर है, प्रोटीन है, ग्लूकोज, आयरन, मिनरल सब है। वाटर सबसे ज़्यादा है, 90 से 92% वाटर है। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी में, देखिए बॉडी में सबसे ज़्यादा तो पानी ही है, तो बॉडी में आपको पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। वाटर प्लाज्मा में 90 से 92% प्लाज्मा है, प्रोटीन 7-9% है, और ग्लूकोज, आयरन, मिनरल 1% है। अब देखिए जो प्रोटीन है प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन है, तो प्रोटीन में एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है,
थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनिजीन है और प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। तो एल्बुमिन का क्या काम है? एल्बुमिन प्रोटीन का काम है ऑस्मो रेगुलेशन में ये काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? तो बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल, आपके बॉडी में कितने आयंस होने चाहिए, कितने मिनरल होने चाहिए, वो ये एल्बुमिन प्रोटीन काम करता है। ठीक है। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन जो है ये हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज़ को बनाने में काम करता है। एंटीबॉडीज़ के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ये हमें बीमारी से लड़ने में काम करते हैं, है ना। तो ये एंटीबॉडीज़ वही काम करते हैं और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के कारण ये बनते हैं। थ्रोम्बिन, फाइब्रोनिजीन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों जो है वो ब्लड क्लोट को हेल्प करने में हेल्पफुल होते हैं। खून जैसे कभी कभी कहीं कट हो जाता है तो कुछ देर खून बहेगा, फिर उसके बाद वहाँ खून मोटा होकर ब्लॉकेज हो जाता है, जम जाता है। वो किसके कारण से? इस प्रोटीन के कारण से जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनिजीन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। अब आइए, फाइब्रोनोजीन इज़ द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जैसे बात है कि जो फाइब्रोनोजीन है ये सबसे मेन प्रोटीन है ना, किस लिए? ब्लड को क्लॉट के लिए। अब आइए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा के काम क्या है? प्लाज्मा वही पीला वाला। तो पहला तो ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है। हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, अभी देखें एंटीबॉडीज़ को बनाने में। इट मेंटेन्स पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, और ये पीएच वैल्यू जो कि ब्लड का कितना था आपको याद होगा, 7.45। और ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक, तो ये 7.45 इसका पीएच वैल्यू था। अब देखिए, अगर जो ब्लड है, ब्लड में से अगर हमने आरबीसी हटा दिया, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल हटा गया, तो वो बन जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। फिर से, अगर ब्लड में से हम आरबीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मेरे पास बचेगा? प्लाज्मा। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजीन प्रोटीन को हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा सीरम। क्या बचेगा? सीरम। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजीन प्रोटीन को अगर हमने हटा दिया तो हमारे पास जो बचेगा वो उसको बोलेंगे सीरम। ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था फाइब्रोनोजीन क्या है? मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग है। और सीरम क्या होता है? देखिए, सीरम क्या होता है? अगर आपसे पूछा कि कोई सीरम क्या है, तो पहले हम लोग ब्लड में से आरबीसी को हटाएंगे तो बचेगा प्लाज्मा, और फिर प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजीन प्रोटीन को हटा देंगे तो वो जो पार्ट मिलेगा हमें उसको बोलेंगे हम लोग सीरम। और सीरम जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है। सीरम जो है क्या नहीं होगा? क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि उसमें से फाइब्रोनोजीन प्रोटीन नहीं है। तो अगर किसी में फाइब्रोनोजीन प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसका जो है ब्लीडिंग रुकेगा नहीं और ब्लड जो है बहते चला जाएगा। अभी देखेंगे जा कि ये फाइब्रोनोजीन प्रोटीन कैसे बनता है, क्या चीज़ खाना से। तो अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी को डिस्कवर कौन किए? तो एंटन वॉन लीवेनहुक जो है, ये लिविंग सेल का भी खोज किए थे और ये आरबीसी का भी डिस्कवरी किए हैं। तो आरबीसी कितने बॉडी में होंगे? काउंट ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी, तो मेल में 5.5 मिलियन से पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब अगर 100 ml ब्लड लेते हैं ह्यूमंस का, मेल का, तो उसमें 5 से 5 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो समझिए 50 लाख, है ना, 50 लाख जो है आपके क्या होंगे? 100 मिलियंस में, 100 मिलीलीटर में वो आपके आरबीसी होंगे, 50 लाख। वहीं पर फीमेल में बात करेंगे तो 4 से 4 to 4.5 मिलियंस ये होंगे क्या? आरबीसी पर 100 ml। सबसे ज़्यादा आरबीसी मतलब ब्लड में होते हैं। आरबीसी बनते कहाँ हैं? तो वो हमने बात किया था, ये जो है रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी का कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन होता है। यानी कि अगर एक आरबीसी बना है तो ये कितने दिन तक सेल में, ब्लड में घूमते रहेगा? तो 120 दिन तक। जो अब 120 दिन के बाद ये मरेगा भी,
तो ये मरेगा तो आखिर ये कहाँ जाके मरेगा, तो ये लीवर में और स्प्लीन में जाके मरेगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए लीवर और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड का मतलब हो गया कब्र। आरबीसी का जो कब्र है, कब्र वही ना होता है जहाँ पर कोई डेड बॉडी को दफनाया जाता है, मर जाता है तो कब्र, जो आरबीसी का जो कब्र है वो किसे कहा जाता है, लीवर और स्प्लीन को। लीवर हम लोग देखें, स्प्लीन कहाँ होता है, तो स्प्लीन जो है आपके स्टोमक के पीछे थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, स्टोमक के साइड ही नीचे में, ऊपर साइड में होता है, स्टोमक के साइड ही होता है, फोटो में आपको दिखा देंगे अभी आगे। तो लीवर एंड स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। ब्लड बैंक ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड बैंक ऑफ हीमोग्लोबिन कौन है, स्प्लीन है, क्योंकि ब्लड बैंक मतलब क्या, जहाँ पर ब्लड होगा, बनता कहाँ है, बनता है बोन मैरो में। डेड आरबीसी रीजनरेट एंड स्टोर्ड इन स्प्लीन फॉर इमरजेंसी नीड ऑफ द बॉडी। देखिए बना बोन मैरो में, लेकिन क्या होता है कि जब ये सब मर जाते हैं तो मर जाके कहाँ जाएंगे, स्प्लीन में। स्प्लीन में ही ये रीजनरेट भी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 100 गो है तो 100 में से आधा से ज़्यादा, आधा में भी आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भी वो रीजनरेट भी होंगे। रीजनरेट मतलब फिर से वो बन जाएंगे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जब बोन मैरो से नहीं हो पाएगा तो स्प्लीन भी फॉर्मेशन करता है। अब आइए थोड़ा सा इन एम्ब्रियोनिक फेज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन लीवर। देखिए बनता कहाँ है, बोन मैरो में। तो अभी जो एम्ब्रियोनिक फेज मतलब बच्चा हो गया, बच्चा मतलब जब एकदम जो पेट में बच्चा है, अभी वो पूरा उसको हड्डी उड्डी भी नहीं बने हैं, तो उस टाइम उसमें जो ब्लड है वो कब बनता है, लीवर्स में बनता है। तो जो उस टाइम लीवर, उस बच्चे में जो खून बनता है वो लीवर में आरबीसी बनता है। ऐसे एडल्ट एज में कहाँ बनेगा, जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद वो जो बेबी होगा उसके बोन मैरो से बनेगा और स्प्लीन में जाके वो स्टोर होगा, मरने, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ द बोलते हैं, और उसमें रीजनरेट भी होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक फेज में लीवर से ब्लड जो है वो बनता है। रेशियो ऑफ आरबीसी टू प्लाज्मा इज नोन एज हेमेटोक्रीट। हेमेटोक्रीट क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हेमेटोक्रीट क्या है। तो हेमेटोक्रीट क्या है, आरबीसी का रेशियो और प्लाज्मा का रेशियो को हम लोग हेमेटोक्रीट बोलते हैं। आरबीसी और प्लाज्मा के रेशियो को हम लोग हेमेटोक्रीट बोलते हैं। आरबीसी को हम लोग, काउंट ऑफ आरबीसी इज मेजर बाई हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर से हम लोग, ये मीटर है जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि आरबीसी कितने हैं हेमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का शेप कैसा होता है, रेड ब्लड सेल का शेप ओवल होगा या बाइकॉनकेव होगा, ठीक है। आरबीसी जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है, ऐसे होता है, सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें साइज़ की ब्लड सेल में, तो सबसे जो है वो बड़ा है WBC, फिर उससे छोटा है प्लेटलेट और उससे छोटा है आरबीसी। अगर वहीं पर क्वांटिटी की बात करें कि कितने कौन सबसे ज़्यादा है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद प्लेटलेट और फिर WBC। देखिए WBC साइज़ में बहुत बड़ा है तो उसका संख्या में कम है, प्लेटलेट उससे छोटा है तो वो तो मतलब उससे थोड़ा सा कम नंबर में होगा प्लेटलेट, और आरबीसी बहुत छोटा है तो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। आरबीसी देते थे हम लोग कि पर 100 ml में लगभग 5 to 5.5 मिलियंस तक होते हैं, लगभग 50 लाख 100 मिलीलीटर खून में, ठीक है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। देखिए ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आरबीसी जो है, तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी तो एक सेल है लेकिन उसमें जब वो, देखिए स्टार्टिंग फेज में उसमें ये होते हैं न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जब वो तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसमें ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं। Reason RBC is the smallest blood cell and it is regulate oxygen in our body. So due to the large size of the nucleus and mitochondria, it cannot make such large cell organelles. देखिए आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि ये रहा RBC, इसका साइज ऐसे भी छोटा है। अब RBC के अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसको ऊपर से क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, तो इसमें जगह नहीं बचता है। तो ये क्या करता है, अपने ऑक्सीजन, अपने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को वैनिश कर देता है और सिर्फ ये एक सेल बन जाता है ना। तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होते हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं होते हैं मैच्योर फेज में।
शुरुआत में रहते हैं, जब वो लेकिन बन जाता है तो उसके न्यूक्लियस हट जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी। क्यों? क्योंकि उसे जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ले जाना होता है। देख रहे हैं क्या सेक्रीफाइस है। एक्सेप्शन, आरबीसी ऑफ कैमल, जिराफ एंड लेमा, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। लेकिन वहीं पर एक्सेप्शन में कैमल और जिराफ और लेमा जो है, इस जानवरों में तीनों में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी होंगे उसके आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कैमल, जिराफ एंड लेमा। अब देखिए, ये जो कलर ऑफ आरबीसी है रेड है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो बात हो चुका है। आरबीसी जो है उसको मेन ब्लड सेल बोलते हैं। लार्जेस्ट आरबीसी, अगर सबसे बड़ा आरबीसी की बात करेंगे यूनिवर्स में, तो वो एमीफ्यूमा है। एमीफ्यूमा में जो है, जो कि एम्फीबियंस का ही प्रजाति है, एमीफ्यूमा में सबसे बड़े, पूरी यूनिवर्स की बात करें तो सबसे बड़े जो हैं वो आरबीसी पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट जो है वो आरबीसी आपके मस्क डियर में, जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, तो स्मॉलेस्ट आरबीसी जो है यूनिवर्स में पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट आरबीसी जो यूनिवर्स में, सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी कौन है? तो मस्क डियर का कस्तूरी मृग हिरन है ये एक, उसके जो है आरबीसी सबसे छोटे होते हैं। जो लार्जेस्ट आरबीसी है, सबसे मेमल्स में बात करेंगे, मेमल्स मतलब स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो एलिफेंट है। एलिफेंट में सबसे बड़े आरबीसी पाए जाते हैं साइज़ में। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो आरबीसी इन मेमल्स में हो गया मस्क डियर। तो फिर से एमीफेमा जो है वो सबसे यूनिवर्स में इसके सबसे बड़े आरबीसी पाए जाते हैं। छोटे मस्क डियर, तो ये छोटे यूनिवर्स हो गया और मेमल्स हो गए, दोनों के मस्क डियर ही हैं। और एनिमल में बात करेंगे लार्जेस्ट में, तो वो है मैमल में वो है आपका एलिफेंट। देखिए थोड़ा सा और आरबीसी को देख लिया था, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैस को सेल एंड टिश्यू में। आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और ये 100% ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मतलब रिएक्शन कर गया तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और ये ट्रांसपोर्ट करेगा। हीमोग्लोबिन में CO2 जब जुड़ जाएगा, है ना, तो ये 75% ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये क्या होता है कि इस पर तो ऑक्सीजन जितना जाएगा वो ऑक्सीजन तो 100% ट्रांसपोर्ट कर देगा, लेकिन हीमोग्लोबिन जब खून लौटेगा तो उसमें CO2 जो है उस पर आएगा हीमोग्लोबिन पे, तो ये 75% ट्रांसपोर्ट कर पाता है, बाकी का 25% ब्लड में ही रहता है। रिमेनिंग 25% ऑफ CO2 रिएक्ट विथ वाटर इन आवर बॉडी एंड फॉर्म्ड कार्बोनिक एसिड। तो जो देखिए 75% तो लेके चला गया जहाँ वो लंग्स तक के चलेगा, लेकिन बाकी का जो 25% है वो हमारे बॉडी में ही रहेगा और वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3, जो कि ये कार्बोनिक एसिड है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन आवर बॉडी। यानी कि एक ठो अगर हीमोग्लोबिन है तो वो आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं एक हीमोग्लोबिन। तो सोच लीजिए कि 1 मिलियंस में 50 लाख थे, 50 को 4 से गुना कर दीजिए, है ना, 4 से, तो 2200 इतने, और उसको ब्लड में 100 मिलीलीटर तो खून है नहीं, ठीक है, उसमें तो 5.5 मिलीलीटर तो खून है। सोचिए हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन कितने नंबर्स ऑफ हो गए। इट इज सजेस्टेड टू नॉट टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विथ बर्निंग कोल फायरप्लेसेस बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बिल्ड अप एंड बिकम्स डेंजरस। देखिए ये बोला जाता है कि गर्म कमरे में रूम जो है, हम लोग ठंडे के दिन में क्या करते हैं, अंगीठी जला के, अंगीठी का मतलब हो गया वही आग जला के, जो कोयला हो गया वो, तो उससे आग जला के उसको रूम को बंद नहीं रखना चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए थोड़ा सा, उसमें से वो जो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो आग से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि हमारे लिए, अभी देखें हम लोग, ये कार्बोनिक एसिड वही है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब जो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे लिए जहरीली गैस है। जैसे देखिए C+O2 CO2 बना, ठीक है, और C में अगर आधा O2 यानी कि ऑक्सीजन जब उसको पर्याप्त नहीं मिलेगा, यहाँ O2 पूरा था, यहाँ हाफ O2 मिलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि ये सफोस्टिकेशन गैस है। सफोस्टिकेशन का मतलब हो गया कि ये आपको दम घुटने वाला गैस हो जाएगा। और इससे एक बार इंसिडेंट भी हुआ था कि एक कार थी, कार में लोग क्या किए, वो
सारे खिड़की उड़की बंद करके उसमें अंगीठी जलाए हुए थे, जिसके कारण से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उस कार्बन को मिला नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना, जो कि वो लोग उससे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो उसको इनहेल करके। और वो तो देखिए हीमोग्लोबिन प्लस, जब हीमोग्लोबिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ खेती कर देगा तो ये नो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल, तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, ग्लूकोज तोड़ेगा ही नहीं, नो जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑन एटीपी, तो डेथ ऑफ बॉडी। देखिए जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये एनर्जी बनता है एटीपी, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ, तो उसको ऑक्सीजन, वो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको मिला, क्योंकि उसमें वो जो जल रहा था तो उसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। तो अब जो है आप जब इनहेल किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, ग्लूकोज ब्लड तो ले ही जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो है ब्रेकडाउन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, और इसके कारण से बॉडी की डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल गैस है। विच विटामिन इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी बनाने में कौन, तो विटामिन B6 जो है वो हेल्प करता है आरबीसी बनाने में। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 कॉज मिल्ड अनीमिया इन ब्लड। अगर विटामिन B6 आपके बॉडी में नहीं होगा तो आपको एनीमिया बीमारी हो सकता है। यानी कि एनीमिया क्या होता है कि आपको अगर ब्लड में आरबीसी डिक्रीज हो गया तो आपको एनीमिया हो गया। If the quantity of RBC decrease in blood, it cause anemia disease. सही बात है। If quantity of RBC increase in blood, it is called polycythemia. देखिए अगर खून में RBC की कमी होगी तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। अगर खून में RBC की संख्या ज़्यादा होगी तो पोलिस्थीमिया हो जाएगी, ठीक है ना, पोलिस्थीमिया। देखिए एक डिजीज़ है सिक सेल एनीमिया डिजीज। सिक सेल एनीमिया डिजीज इट इज़ अ बाई बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये बाई बर्थ ही होता है जेनेटिक। सिक सेल एनीमिया डिजीज में क्या होता है कि जो आपका जो ब्लड का जो सेल, ऐसे ब्लड के सेल के ओवल शेप था, है ना, या बाई कॉनकेव की तरह, इस तरीके से उसके खून के थे। लेकिन इसमें क्या होता है, सिक सेल शेप मतलब ये आधा आपका चांद की तरह दिखेगा, पूरा नहीं है। तो ये सिक सेल अभी देखिए अपने आधा हो गया तो ये ऑक्सीजन भी कम लेके जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा और एक इतना छोटा, जैसी बात है। तो ये बाई बर्थ होता है। इन दिस डिजीज द शेप ऑफ आरबीसी बिकम्स शेप्स हाफ मून। जो शेप होता है वो हाफ मून की तरह हो जाता है, और इसको दूसरे नाम में क्वालिटेटिव डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिक सेल एनीमिया डिजीज हो गया। एक थैलेसेमिया जो है ये बाई बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर, अदर नेम इसको, इसमें लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है आरबीसी का, 20 से 30 दिन ही होता है। अभी हम लोग लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज था, ठीक। तो 120 डेज था। लेकिन थैलेसेमिया में क्या होता है कि आपका सबसे सही रहेगा, लेकिन आपका लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का शॉर्ट हो जाता है 20 से 30 दिन। तो ये भी दिक्कत है, आपको खून जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा उसमें, बॉडी को आपको बोन मैरो से बनेगा जल्दी। अदर नेम इसको क्वांटिटिव डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी, जाहिर सी बात है। द नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज वाइल स्लीपिंग इन नाइट बिकॉज आवर बॉडी नीड्स लेस एनर्जी वाइल स्लीपिंग एंड आवर ब्रेन ऑल्सो रिमेन्स इन अ सबकॉन्शियस स्टेट। ये तो आप भी सोच सकते हैं कि देखिए जब हम लोग सोते हैं तो सोते टाइम रात में क्या होता है कि जब हमारा बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, बहुत कम एनर्जी चाहिए, सिर्फ जो भी है अंदर का मेटाबॉलिज्म करने के लिए, आप एक्स्ट्रा वर्क कर नहीं रहे, तो उस टाइम जो है वो आरबीसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है नंबर, क्योंकि उसको उतना अभी बनने की ज़रूरत नहीं है। हम गोइंग टू माउंटेन, जैसे जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे एल्टीट्यूड हाई रहता है, जिसके कारण से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो देखिए हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हमारा बॉडी क्या करता है कि ब्लड में आरबीसी को ही बढ़ा देता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो आरबीसी अगर ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाएगा। तो आरबीसी को बॉडी हमारा जो है 5 to 8% बॉडी में हमारे इंक्रीज़ कर देता है। किस पर्सन को, जो पर्सन को माउंटेन्स पे जाते हैं। अब ये आरबीसी इंक्रीज़ कैसे होगा, तो आरबीसी इंक्रीज़ जो होगा ये आपको एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो है, एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो कि किडनी से निकलता है, ठीक है ना, किडनी बनाएगा आपको एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन,
और ये प्रोटीन जैसे ब्लड में जाएगा तो ब्लड फिर स्प्लीन को भाई ऑर्डर देगा कि तुम क्या करो, आरबीसी ज़्यादा बनाओ। अभी हम लोग देखा था कि स्प्लीन ही क्या था, स्प्लीन ही आपको ग्रेवयार्ड था, और यहाँ पर ही आरबीसी जो है वो रीजनरेट भी होते हैं और वो वहाँ पर मरते भी हैं, ठीक है। तो ये एरिथ्रोपोइटीन प्रोटीन जो है ये बनवाएगा किडनी सप्लाई करेगा एरिथ्रोपोइटीन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आरबीसी के नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये इंक्रीज़ कितना होगा 5 to 8%, ठीक है। बनेगा कहाँ? स्प्लीन में है वाइट ब्लड सेल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ऐसे भी है 42 मिनट्स कुछ हो चुकी है, ब्लड जो वीडियो है बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो ठीक है।